इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड पढ़ा था कि कैसे हम सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने एग्जांपल ली थी वेव इक्वेशन की, और वेव इक्वेशन की एग्जांपल लेके हमने उसका कुछ पार्ट सॉल्व किया था यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। आज उसका रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का, और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। हमारे पास कैसे हम उसका इनिशियल कंडीशन यूज़ करके, बाउंड्री कंडीशन यूज़ करके, तो हम उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन थी जिसको हमने सॉल्व किया था सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको वेव इक्वेशन भी कहा था, और हमने ये कंस्ट्रक्ट की थी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की एग्जांपल लेके। तो हमने ये इक्वेशन कंस्ट्रक्ट की थी। सपोज हमारे पास ये वेव है, लेंथ इसकी क्या है 0 से L, और हमारे पास ये बाउंड्री कंडीशन है u ऑफ 0t इज इक्वल टू 0, u ऑफ एल टी इज इक्वल टू 0, यानी उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 पे भी 0 है और L पे भी 0 है। और इनिशियल जो कंडीशन है u ऑफ x 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, t 0 पे जो हमारे पास ये जो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है यह कोई f ऑफ x के इक्वल है, और u t ऑफ x 0 उसका पार्शियल डेरिवेटिव ले विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये आ रहा है g ऑफ x के इक्वल, और x की वेरिएशन हम ले रहे हैं 0 से लेके L तक। ये हमारे पास प्रॉब्लम था जिसको हमने सॉल्व किया था, कुछ पार्ट उसका सॉल्व किया था। आज उसकी कुछ ओवरव्यू लेंगे पहले, फिर उसके बाद हम आगे उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब ये प्रॉब्लम था, जब इस प्रॉब्लम को हमने सबसे पहला स्टेप क्या करते होते थे कि u ऑफ एक्स टी को हम सपोज कर लेते थे x ऑफ x और t ऑफ t, कि दो ऐसे फंक्शंस में इसको सेपरेट कर लिया, एक जो फंक्शन ऑफ x है, दूसरा फंक्शन ऑफ t है। फिर उसके बाद इसका हमें चाहिए u के डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t और विद रेस्पेक्ट टू x सेकंड डेरिवेटिव। जब हम इसका विद रेस्पेक्ट टू t सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा, विद रेस्पेक्ट टू x सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो ये वैल्यू आएगी। जब ये दोनों वैल्यूज ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी t डबल प्राइम ओवर t इज इक्वल टू सी स्क्वायर x डबल प्राइम ओवर x। ये हमने कर लिया था पहले। अब इसी तरह क्योंकि ये दोनों इक्वेशन हम कहा था ये दोनों इक्वेशन इक्वल हैं, तो इसका मतलब है जो सॉल्यूशन आएगा उसमें t ऑफ t और x ऑफ x हर t की वैल्यू के लिए x की वैल्यू के लिए इक्वल आएंगे। तो इक्वल तभी आ सकते हैं जब ये दोनों किसी कांस्टेंट के इक्वल हो। तो यानी कि x की वैल्यू चेंज करते रहें, t की वैल्यू चेंज करते रहें तो कोई फ़र्क ना पड़े, कांस्टेंट फंक्शन हो तो उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हमने इसको k के इक्वल लिख दिया था, और जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी t डबल प्राइम माइनस के सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0 और x डबल प्राइम माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0। ये दो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई थी विद डिपेंडेंट वेरिएबल। एक में t डिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरे में x डिपेंडेंट वेरिएबल है। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो t का ये सॉल्यूशन आ जाएगा k की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ के लिए। k पॉजिटिव भी ले रहे थे, k ज़ीरो भी ले रहे थे, k नेगेटिव भी ले रहे थे। इसी तरह x के लिए भी ये तीन सॉल्यूशंस आ जाएंगे k की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। ये हमने पढ़ लिया था, उसको सॉल्व करके तो ये हम सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से आगे है कि k की डिफरेंट वैल्यूज लेके तो हम उसके सॉल्यूशन फाइंड कर रहे थे। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हम देख रहे थे कि इसका t का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन कौन सा है, x का नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन कौन सा है। तो जब हमने k ये भी पढ़ा था कि k पॉजिटिव के लिए इसका नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि जब के पॉजिटिव के लिए जब हम लेते हैं तो फिर उसके बाद जब वो हम इसमें कंडीशंस पुट करते हैं वो
तो जो हमारे पास जो इसको एलिमिनेशन के लिए जो डिटर्मिनेंट आ जाता है वो नॉन ज़ीरो आ जाता है। तो होमोजीनियस जो सिस्टम बनता है उसमें ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो तो फिर उसका ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए के पॉजिटिव के लिए इसका ट्रिवियल सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह जब के ज़ीरो ले लेते हैं, जब के ज़ीरो लेते हैं तो तब भी ये दोनों वैल्यू जो D1 और D2 ज़ीरो आ जाती हैं। जब ज़ीरो आ जाती हैं फिर भी इसका ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, नॉन ज़ीरो सोल्यूशन फिर भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब फिर एक ही पॉसिबिलिटी रह जाती थी, कौन सी, के लेस दैन ज़ीरो के लिए। और के लेस दैन ज़ीरो के लिए हमने सपोज कर लिया था, इसकी सिंप्लीफाई पहले कर लिया था कि के को हमने सपोज कर लिया माइनस लेमडा स्क्वायर, क्योंकि के नेगेटिव है तो के की वैल्यू हमने फिर लिख दी माइनस लेमडा स्क्वायर की फॉर्म में। और जहाँ जहाँ फिर के था हमने उसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी थी। जहाँ जहाँ ये माइनस के का स्क्वायर रूट है इधर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू D1 cos लेमडा एक्स प्लस D2 साइन ऑफ लेमडा एक्स। अब जब इसमें इनिशियल कंडीशन बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे तो एक्स ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू D1 ज़ीरो और एक्स ऑफ एल इज इक्वल टू ज़ीरो, ये दोनों इक्वेशंस आ गई। D1 तो हमें कंफर्म पता चल गया कि ये ज़ीरो के इक्वल है। जो सेकंड इक्वेशन है इसमें हमारे पास या तो D2 ज़ीरो हो सकता है और या साइन लेमडा एल ज़ीरो हो सकता है, लेकिन हम D2 को ज़ीरो नहीं रख सकते क्योंकि हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए D2 को हम नॉन ज़ीरो रख देंगे। D2 अगर नॉन ज़ीरो होगा तो इसका मतलब ये है कि साइन लेमडा एल ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा, और साइन लेमडा एल जब ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा तो लेमडा एल आ जाएगा साइन इनवर्स ज़ीरो। तो साइन की कौन से मल्टीपल्स हैं जिस पे साइन की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो वो सारे पाई के मल्टीपल हैं जिसमें साइन की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो फिर हमने लिख दिया लेमडा एल इज इक्वल टू एन पाई, और लेमडा की वैल्यू हमारे पास इधर से कैलकुलेट हो गई एन पाई ओवर एल। अब इसका फिर हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया था कि एक्स एन ऑफ एक्स, इसका जो सॉल्यूशन आएगा जिसको हम कहेंगे आइगन फंक्शंस, वो आएगा D2 ऑफ एन साइन एन पाई एक्स ओवर एल। और ये हर सॉल्यूशन करस्पॉन्ड करेगा एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग होगा, जिस आइगन वैल्यू को हमने कहा था के इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर एल। यहाँ पे एन की वैल्यू वेरी करते जाएं तो हमारे पास डिफरेंट के की वैल्यूज आती जाएंगी, और वो डिफरेंट के की वैल्यूज़ के लिए हमारे पास जो सॉल्यूशंस आते जाएंगे, आइगन फंक्शंस आते जाएंगे, वो डिफरेंट ऊपर आते जाएंगे। इसी तरह जब हमने एक्स एन के लिए कैलकुलेट कर लिया था, फिर उसके बाद हमने कहा कि के लेस देन ज़ीरो के लिए टी का भी सोल्यूशन हमने फाइंड करने हैं जी। टी के लिए भी फिर उसी तरह हमने फाइंड कर लिए सोल्यूशन, के की वैल्यू उधर पुट करके टी में, यहाँ पे टी के वैल्यू पुट करके के लेस देन ज़ीरो वाले केस में हमने पुट करके, तो ये टी का भी हमने आइगन फंक्शंस ये भी फाइंड कर लिए करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू, यही के इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर पी पाई स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। फिर हमारे पास इनफाइनाइट सेट ऑफ सॉल्यूशंस आ गया कि क्योंकि एन को वेरी करते जाएं तो हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस आते जाएंगे। तो ये हमने लिख दिया यू एन ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू एक्स एन ऑफ एक्स टी टी एन ऑफ टी। तो ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे जी। ए एन कॉज एन पाई सी टी ओवर एल प्लस बी एन साइन पाई सी टी एन पाई सी टी ओवर एल साइन एन पाई एक्स ओवर एल। यहाँ तक हमारे पास इनफाइनाइट सेट ऑफ सॉल्यूशंस आ गया जिसमें ए एन और बी एन अननोन है। ये हम बाउंड्री कंडीशंस और इनिशियल कंडीशंस हम अप्लाई करके, तो ये हम ए एन और बी एन की वैल्यू जब फाइंड कर लेंगे तो फिर हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा उस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का, उस वेव इक्वेशन का। The eigenfunctions are obtained in the solution 5.17 solution ये है जी 5.17 ये सॉल्यूशन है। तो इसमें जो आइगन फंक्शंस हैं वो इस तरह फाइंड किए जा सकते हैं जी।
whereas the eigenvalues for this boundary value problem are given by this k की फॉर्म में ये आइगन वैल्यूज होंगी। और ये k कौन सा था जो हमने k किसी कांस्टेंट k पर रखा था, तो ये k की ये वैल्यूज जो है ये आइगन वैल्यूज कहलाएंगी। और इसके करस्पॉन्डिंग ये जो हमारे पास आएंगी आगे un की वैल्यू, इसको कहेंगे आइगन फंक्शंस। We shall find the particular solution which satisfies the initial conditions। अब हम इससे, क्योंकि ए एन और बी एन की वैल्यूज जब हमें पता चल जाएंगी तो वो पार्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। तो वो पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे। इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या थी, u ऑफ एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, u t ऑफ एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू g of x is less than or equal to l, greater than or equal to 0. At this point, it may so happen that no one solution in 5.17 will satisfy 1.6। इस पॉइंट में ये भी हो सकता है कि ये जो हमारे पास इसका एक एक सोल्यूशन जब लेते जाएं, u1 ऑफ एक्स, u2 ऑफ एक्स, u3 ऑफ एक्स अप टू सो ऑन, तो ज़रूरी नहीं कि वो हर एक सॉल्यूशन सेटिस्फाई करता जाए इनिशियल प्रॉब्लम को 5.6 में। इन व्यू ऑफ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल 5.6 सॉरी 5.6 यानी ये इनिशियल कंडीशंस को ज़रूरी नहीं कि ये सेटिस्फाई करें। इन व्यू ऑफ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एनी फाइनाइट सम ऑफ द सॉल्यूशंस इज आल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ दिस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो कोई भी फाइनाइट सम है सॉल्यूशन का वो भी सॉल्यूशन होता है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का। यानी उसके जितने भी सॉल्यूशंस हैं उनका अगर लीनियर कम्बिनेशन ले लिया जाए तो वो भी एक सॉल्यूशन होता है। तो इस तरह हम ये जो हमारे पास सॉल्यूशंस आ रहे हैं u1, u2, u3, इनका लीनियर कम्बिनेशन हम ले सकते हैं। तो लीनियर कम्बिनेशन लेने से हमारे पास solution आएगा। We should therefore find a linear combination of these solutions which also satisfies the initial conditions। तो हम इसका लीनियर कम्बिनेशन लेंगे जिससे ये जो सेटिस्फाई करेगा सॉल्यूशन को। आगे लिखेंगे इवन इफ दिस टेक्निक फेल्स, अगर ये भी टेक्निक फेल हो जाए कि जब हम लीनियर कम्बिनेशन ले लें उनका तब भी वो इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे, तो फिर हम क्या करते हैं जी, वी कैन ऑलवेज ट्राई एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ सॉल्यूशंस। फिर हम उसका इनफाइनाइट सीरीज सॉल्यूशन उनका फाइंड कर लेते हैं, यानी उसी की सीरीज बना लेते हैं इनफाइनाइट सीरीज, वो हम सॉल्यूशन ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि u ऑफ एक्स टी किसके इक्वल होगा, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स एन ऑफ एक्स टी एन ऑफ टी। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे एक्स एन ऑफ एक्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, और टी एन ऑफ टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएगा इस तरह। अब जब ये हमने लिख लिया इनफाइनाइट सीरीज ऑफ सॉल्यूशंस, तो इसमें अब हम ए एन और बी एन की वैल्यूज फाइंड करेंगे। जब ए एन और बी एन की वैल्यूज हमें पता चल जाएंगी तो फिर हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। But we can take this series expansion formally and verify that the boundary conditions are still satisfied। यानी हम ये फॉर्मल एक्सपेंशन लेंगे जिस तरह यानी यूजुअल वे से एक्सपेंशन ले रहे होते हैं, और वेरीफाई करेंगे कि बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं अभी भी। यानी हमारा मसला था इनिशियल कंडीशंस का, तो हम ये यानी चेक कर रहे हैं कि ये बेशक हम सीरीज भी ले लें तो इसमें बाउंड्री कंडीशंस अभी भी सेटिस्फाई हो रही हैं। वी शैल नाउ सेटिस्फाई द इनिशियल कंडीशंस एंड thereby obtain the solution of this problem। यानी अब हम क्या करेंगे कि इसका इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे इस सीरीज सॉल्यूशन में, और फिर उससे उसका सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम फाइंड कर लेंगे। यूजिंग द फर्स्ट ऑफ द इनिशियल कंडीशंस 5.6 वी गेट फर्स्ट इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या थी जी,
फर्स्ट पार्ट उसका u ऑफ x जीरो इज इक्वल टू f ऑफ x, यानी t की जगह पे जीरो पुट कर दें तो हमारे पास f ऑफ x के इक्वल आ जाता है। तो आप देखें जब u ऑफ x t इसमें t की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट जो है ये जीरो हो जाएगा और हमारे पास ये cos 0 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n sin n पाई x ओवर l इज इक्वल टू f ऑफ x। सिंस f बिलोंग्स टू c1, ये हमें गिवन है कि f जो है उसका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस है। The infinite series f of x can be regarded as an odd function, कि ये जो इनफाइनाइट सीरीज है ये इस तरह हम सपोज कर सकते हैं कि ये कोई एक ऑड फंक्शन है जिसकी ये सीरीज एक्सपेंशन है। ऑड फंक्शन क्या होता है, हमारे पास ये डेफिनेशंस होती है कि इवन फंक्शन अगर किसी में x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस कर दें तो वो f ऑफ x ही रहे तो हम इसको कहते हैं कि इवन फंक्शन है, जिसकी एग्जांपल सपोज हमारे पास cos थीटा है। अब थीटा की जगह पे आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में कि थीटा की जगह पे अगर माइनस थीटा भी रिप्लेस कर दें तो cos ऑफ माइनस थीटा आता है cos ऑफ थीटा के इक्वल। इस तरह जो cos फंक्शन है वो हमारे पास एक इवन फंक्शन की एग्जांपल है और ऑड फंक्शन हमारे पास क्या होगा कि x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस कर दें तो वो माइनस टाइम एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए तो उसको हम कहेंगे ऑड फंक्शन। जिस तरह सपोज आपने पढ़ा होगा साइनोसाइडल फंक्शन, साइन फंक्शन ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल आता है, माइनस साइन थीटा के। तो ये एक एग्जांपल आ गई ऑड फंक्शन की। आप देखें तो इधर भी सीरीज जो एक्सपेंशन है साइन फंक्शन इन्वॉल्व है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स को ऐसे समझा जा सकता है कि एफ ऑफ एक्स एक ऑड फंक्शन है। और इसका पीरियड 2l कैसे हम फाइंड करते हैं, आपको पता है कि साइन थीटा कॉस थीटा का पीरियड जो है वो 2 पाई होता है। तो जब n यहाँ पे बेसिक जब n को 1 ले लेंगे तो पाई x ओवर l किसके इक्वल हम ले लेंगे 2 पाई के, क्योंकि पीरियड हमेशा जो भी आर्गूमेंट में जो एंगल आ रहा होता है हम कहते हैं साइन का पीरियड 2 पाई है तो पाई x ओवर l को 2 पाई लिख दिया, पाई पाई कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू 2l आ गया। इस यही चीज हम कह रहे हैं कि f ऑफ x को ऐसे समझा जा सकता है कि ये एक ऑड फंक्शन है और इसका पीरियड कितना है 2l है। Thus we can expand this function f of x on the interval 0 to l such that f of minus x यानी 0 to l हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं किस तरह कि ये जो है f of minus x इक्वल टू माइनस एक्स f of minus टाइम f of x on the interval minus l to 0, यानी ये माइनस l to 0 जो होगा ये ऑड फंक्शन होगा क्योंकि जब x की नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो ये माइनस टाइम f ऑफ x आ जाएगा और क्योंकि इसका पीरियड जब 2l है तो f ऑफ x प्लस 2l किसके इक्वल आ जाएगा f ऑफ x के फॉर ऑल x वेयर f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और x की जगह पे अगर 0 पुट कर दें तो देखें वो 0 के इक्वल आ रहा है। Then the coefficients an for n is equal to 1, 2 are given by an is equal to 1 over l minus l to l f of x sin n pi x over l dx। और ये मैं बताता हूँ जी कि ये n कैसे आ रहा है। वैसे आपने कैलकुलस में पढ़ा होगा कि जब माइनस एल टू एल को लिमिट्स हो तो हम 0 टू l करके इसको तो डबल कर देते हैं, तो इस तरह हमने ये लिमिट ले ली 0 टू l 2 ओवर l f ऑफ x साइन पाई x ओवर l dx। अब ये हमारे पास ए एन कैसे आएगा, ये चीज़ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप इसकी nth टर्म ले लें, nth टर्म क्या आ जाएगी ए एन साइन एन पाई x ओवर l इज इक्वल टू f ऑफ x। इस nth टर्म को आप इंटीग्रेट करें, दोनों साइड पे पहले साइन m पाई x ओवर l से मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद इसको माइनस एल टू एल इंटीग्रेट करें दोनों साइड पे। तो हमारे पास इससे पहले वाला जो चैप्टर है फोर्थ चैप्टर है उसमें आप देख सकते हैं कि जब हम इंटीग्रेट करेंगे माइनस एल टू एल साइन एन पाई एक्स ओवर एल
और साइन एम पाई एक्स ओवर एल डी एक्स, इनको जब इंटीग्रेट करेंगे तो जब एन और एम हमारे पास इक्वल आ जाए तो फिर वो क्या वैल्यू आती है वो उधर केस डिस्कस हुआ है, उधर से देख के तो आप ये वैल्यू उधर लिख सकते हैं। जब वो वैल्यू उधर लिख लेंगे तो हमारे पास ए एन की वैल्यू ये कैलकुलेट हो जाएगी। वेयर द लास्ट इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन होल्ड्स, ये इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन होल्ड करती है क्योंकि देखें बिकॉज बोथ एफ ऑफ एक्स and sin n pi x over l an odd function and the product is even, ये इंटीग्रल होल्ड करेंगे क्योंकि f of x भी ऑड फंक्शन है और sin n pi x over l भी ऑड फंक्शन है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो एक इवन फंक्शन होगा। और यही चीज़ ये भी होल्ड करती है, तो जब इधर पुट करेंगे तो ये एक इवन फंक्शन है और ये एक ऑड फंक्शन है, तो इनका रिजल्ट जो आएगा वो एक ऑड फंक्शन आएगा। अब हमारे पास ए एन की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी थी, एक ए एन और एक बी एन। अब हम बी एन को कैलकुलेट करेंगे। u ऑफ एक्स टी हमारे पास इसके इक्वल था n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉज एन पाई सी टी ओवर एल प्लस बी एन साइन एन पाई सी टी ओवर एल साइन एन पाई एक्स ओवर एल। इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी। जब डेरिवेटिव लेंगे तो पाई सी ओवर एल वो कॉमन आ जाएगा, ये बाहर ले लेंगे। बाकी अंदर ये जो हमारे पास आ जाएगा बी एन, इसका कॉज आ जाएगा और इसका ये माइनस साइन आ जाएगा, तो इस तरह ये लिख लेंगे। अब यू टी हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा क्योंकि सेकंड जो इनिशियल कंडीशन है वो हमारे पास डेरिवेटिव की इनिशियल कंडीशन है, इसलिए हमने इसका डेरिवेटिव लिया है। तो जब वो कंडीशन हम यहाँ पे पुट करेंगे और यही चीज़ हमारे पास वेयर बी एन इज इक्वल टू 2 पाई एन पाई ओवर एल 0 टू एल जी एक्स साइन एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स। अब यहाँ से ये बी एन किस तरह कैलकुलेट किया गया है जी, उसी तरह जब यहाँ पे अब उसको जब बी एन हम ले लेंगे, इसका ये पार्ट ले लेंगे, एक एन टर्म ले लेंगे इसकी, तो उसको जब सॉल्व करेंगे एन टर्म लेके और इसी तरह कॉज एम पाई सी टी ओवर एल जिस तरह मैंने बताया, जब उसको सॉल्व करेंगे और एन और एम आप इक्वल रखेंगे, ए एन की वैसे वैल्यू हमें पता है, तो बाकी जब हम करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास बी एन की वैल्यू ये आ जाएगी 2 ओवर एन पाई एल 0 टू एल जी एक्स साइन एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स। इसको मैंने क्या बताया कैसे सॉल्व करना है कि आपने एन टर्म इसकी ले लेनी है। अब एन टर्म ले के तो ये हमारे पास क्योंकि ये जो कंडीशन है यू टी हमारे पास ये जी ऑफ एक्स के इक्वल है, जब ये जी ऑफ एक्स के इक्वल है तो हम एन टर्म लेके तो ये जी ऑफ एक्स जब इसको इंटीग्रेट करेंगे उसी तरह माइनस एल टू एल फिर 2 टाइम या 0 टू एल इंटीग्रेट कर लें और 2 टाइम इसको लिख दें। तो जब हम उस पूरे को इंटीग्रेट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, ए एन की वैल्यू पहले हमने कैलकुलेट कर ली है ये वाली, तो ये सारी चीज़ें यू टी जब x ज़ीरो पुट करेंगे हमारे पास सॉरी यू टी जब x ज़ीरो पुट करेंगे तो x ज़ीरो पुट करने से ये वैसे टर्म ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि साइन है यहाँ पे जो ज़ीरो आ जाएगी, तो ये आ जाएगा बी एन काज एन पाई सी टी ओवर एल साइन एन पाई एक्स और ये बाहर एन पाई सी ओवर एल, ये एन टर्म हम ले लेंगे, फिर इसको जी एक्स के इक्वल और 2 टाइम 0 टू एल जब इस तरह इंटीग्रेट करेंगे बिल्कुल जिस तरह मैंने बताया ये ए एन का, और सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर हमारे पास बी एन की ये वैल्यू आ जाएगी और बी एन की जब ये वैल्यू आ जाएगी तो इस तरह हमने कैलकुलेट कर ली ए एन की वैल्यू भी और बी एन की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। जब ए एन और बी एन की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इसमें तो हमारे पास इसका जो हमारे पास वेव इक्वेशन है उसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हम कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं वेव इक्वेशन का।